चलिए, तो बेटा हम लोग एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम आज से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली 4 तरह के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो इस मिलकर इस सिस्टम को बनाते हैं। तो वो कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस सिस्टम कंसिस्ट 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 4 सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, कौन कौन से वो सेल ऑर्गेनल्स हैं जो मिलकर कहलाते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है ना। अच्छा, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनके जो फंक्शन है ना, चारों सेल ऑर्गेनल के फंक्शंस वो आपस में क्या है, संबंधित है। मतलब उनके कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देयर फंक्शंस आर इंटर रिलेटेड। देयर फंक्शंस आर इंटर रिलेटेड। ठीक है ना। मतलब कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कुल कितने सेल ऑर्गेनल आते हैं, 4 सेल ऑर्गेनल आते हैं। और उन चारों सेल ऑर्गेनल का जो फंक्शन है वो आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है, मतलब संबंधित है। ठीक है ना, आपस में जुड़ा हुआ है। कौन कौन से सेल ऑर्गेनल वो हो जाएंगे, तो सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनल है बेटा वो है ER, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना। अगला जो है वो है गोल्जी बॉडी, और नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम, और एक आपका और है वैक्यूल। वैक्यूल ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये चारों मिलकर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं सेल के अंदर। ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये जो चारों है ना, ये चारों क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। कैसे हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। तो ये भी एक बहुत जरूरी बात है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि क्या, ये चारों सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। माइक बंद करो अपना। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड मतलब कि ये एक ही मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। जैसे इससे पहले मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड पढ़ाया, तो वो दोनों डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर थे। उनके चारों तरफ दोहरी परत पाई जाती थी। यहाँ पर केवल एक परत पाई जाती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, चारों सेल ऑर्गेनल। ये बहुत अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आ भी सकते हैं कि सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल कौन सा होता है। मैं अक्सर डीपीपी में आपको देता भी हूँ। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये चारों क्या हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। ये आपको अच्छे से बेटा याद रखना है, भूलना नहीं है कौन कौन से हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ठीक है ना, या सेल ऑर्गेनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भी कुछ सेल ऑर्गेनल हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पर ये जो चारों हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना। तो चलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, इसको KR पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा, आप लोग को पता होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी, KR पोर्टर ने की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, कि डिस्कवर्ड बाय KR पोर्टर। ये नहीं भूलेंगे, ठीक है। KR पोर्टर ने क्या किया, इसको डिस्कवर किया। ठीक है। अच्छा, कहाँ पे नहीं पाया जाता, तो ये absent होता है कहाँ पर, absent इन प्रोकैरियोट सेल। तो ये absent होता है कहाँ पर, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोट्स। और साथ साथ और कहाँ नहीं पाया जाता, जो मैमल्स की आरबीसी होती है, स्तनधारियों की आरबीसी। तो मैमल्स की आरबीसी में भी ये नहीं पाया जाता, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो कहाँ कहाँ देखिए ये absent है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ कहाँ absent है, प्रोकैरियोट्स में absent है। ये तो आप लोग को पहले से पता है कि सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाते, केवल राइबोसोम पाया जाता है। बाकी तो सारे जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं सेल के, सारे में से कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक सेल में। तो इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या होता है, नहीं पाया जाता कहाँ पर, प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है ना। लेकिन एक चीज और आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है यहाँ पर, क्या कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि मैमल्स की जो आरबीसी होती है, स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है,
उसके अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती। हमारे ब्लड की आरबीसी में, मैमल्स में हम सभी लोग आते हैं, ठीक है ना। तो हमारे ब्लड की आरबीसी में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है क्या, तो बात की जाए अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये क्या है, तो ये जो है क्या है, जैसे बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं नलिकाओं, ट्यूब्यूल्स होती है, लंबी लंबी नलियां होती हैं, ये नलिकाओं, नलिकाओं मीन्स ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स का एक जाल है। लिख लेंगे इसको मेरे साथ में आप लोग कॉपी में अपने, ये नलिकाओं का एक जाल है जो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन से लेकर से लेकर से लेकर सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक फैला रहता है, सेल मेम्ब्रेन तक फैला रहता है, ठीक है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा कि ये नलिकाओं का एक जाल है, मतलब ये एक जाल है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर है, जो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, जो फैला हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर कहाँ तक, सेल मेम्ब्रेन तक, यानी पूरी सेल में न्यूक्लियस से लेकर बाहर तक, यानी सेंट्रल से लेकर पेरिफेरल तक, बीच से लेकर किनारे तक एकदम पूरी सेल में ये फैला हुआ है, क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद हो जाएगा। तो ये नलिकाओं का क्या है, एक जाल है, जो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये फैला हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक। इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें मैं आपको बताता हूँ इसके रिगार्डिंग। अब जैसा कि मैंने आपको ये जो लिखा हुआ है, मैं इसका फिगर भी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ एक दो पॉइंट और यहाँ लिख देता हूँ, फिगर मैं नेक्स्ट स्लाइड में बनाता हूँ। अब देखिए, जो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में होता है, ठीक है ना, पास में होता है, उसी पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स, उसी पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। याद रहेगा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में होता है, उसी पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसके ऊपर क्या पाया जाते हैं, राइबोसोम, और ये कहाँ पर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में होता है। इसी तरह से अगर इसका उल्टा देखें, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन के पास में पाया जाता है, क्योंकि ये फैला हुआ है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक, अभी मैं फिगर में दिखा दूंगा। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन के निकट होता है, के पास में होता है, ठीक है ना, उस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। ये उल्टा नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से याद रखेंगे, उस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते। और उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, SER बोलेंगे, ठीक है ना, SER बोलेंगे। समझ में आ गई बात। चलिए इतना तो मैंने आपको बता दिया।
तो इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको डायग्राम की मदद से, आपको डायग्राम की हेल्प से बताता हूँ, ठीक है ना। सपोज करिए, मान लीजिए कि ये क्या है, ये एक सेल है, ये क्या है, एक सेल है, कोशिका है, ठीक है ना। अब इस कोशिका में क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा और मैं बड़ा बनाता हूँ, ठीक है, फिर से। तो ये मान लीजिए क्या है, एक सेल है, और इस सेल में बीच में क्या है, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चलिए, ये मान लीजिए मैंने क्या बना दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दिया, ठीक है ना। ये हो गई क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या निकले रहेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकले रहेंगे, ठीक है। इस तरह से, ऐसे ऐसे करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैले रहेंगे, कहाँ से कहाँ तक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर पूरा सेल मेम्ब्रेन तक। सेल मेम्ब्रेन लास्ट में है ना, तो पूरा सेल मेम्ब्रेन तक इस तरह से एक नलिकाओं का जाल पूरा फैला हुआ है। और ये जो नलिकाओं का जाल है, इसी को आप क्या बोलते हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हो, ठीक है। बहुत बहुत आसान है, आप बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। बस आप ध्यान से देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन भी आपके सारे यहाँ से लग जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो अब आप देखो यहाँ पे पहली चीज, ये क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये जगह क्या है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। और ये आपका क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से कहाँ तक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट तक जा रहा है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन तक पहुंच रहा है पूरा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट हुआ और सेल मेम्ब्रेन तक गया, ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है, अच्छा, यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में आप राइबोसोम भी बना सकते हो। इन सब जगहों पर देखो ऐसे, तो ये सब जगह जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी राइबोसोम्स होते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहाँ सब पे भी क्या होते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो जो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में होता है, वहाँ पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से दूर सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है, एकदम किनारे, सेल मेम्ब्रेन मतलब इस वाले पोर्शन पे, यहाँ पर, तो यहाँ वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कौन सा है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है ना। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे है, ये वाला जो पोर्शन है, ये देखो फिगर में देखो, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये वाला पोर्शन, ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में है। तो इस वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम पाए जाते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है बेटा, बहुत बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है, कुछ है नहीं। बस ध्यान से एक बार देख लोगे तो कभी उल्टा नहीं करोगे। कहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, किस तरफ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के निकट है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला पोर्शन जो है, वो सेल मेम्ब्रेन के पास में है, ठीक है ना, सेल के पेरीफेरी की तरफ है, बाहर की तरफ है। और किस पर राइबोसोम्स होते हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यानी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन के पास में होता है। चलो, इतना तो आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा और मैं आपको पढ़ाता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो अगली जो आपकी हेडिंग पड़ेगी वो क्या पड़ेगी, वो पड़ेगी कंपोनेंट्स। नोट कर लेंगे, फिगर को भी बना लेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कंपोनेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। तो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना,
वो 3 तरह के कंपोनेंट्स उसमें पाए जाते हैं। 3 तरह की चीज़ों से वो मिलकर बना होता है। एक तो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, नलिकाओं का जाल है। तो सबसे पहली चीज़ होती है नलिकाएं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए 3 मुख्य चीज़ें होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो बनाती है। क्या क्या है आप जरा सा नाम याद कर लें। सबसे पहले तो आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगी सिस्टर्नी। सिस्टर्नी, सिस्टर्नी, ठीक है ना। सिस्टर्नी क्या होती है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो सिस्टर्नी में आपको क्या ध्यान रखना है, सिस्टर्नी कैसी होती है इसको आपको याद रखना है। तो सिस्टर्नी का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे ये अनब्रांच्ड होती है, अनब्रांच्ड होती है। सिस्टर्नी नाम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अनब्रांच्ड होता है, ठीक है ना। अभी मैं फिगर बना दूंगा। दूसरी चीज कि इस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिगर कैसे हो सकता है, फिगर जो सिस्टर्नी का बनेगा वो आप ऐसे कुछ बना लो। जैसे मान लो कि मैंने ऐसे बना दिया कि ये देखिए ये ऐसे, ठीक है? ये जो मैंने इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया, ये क्या है, सिस्टर्नी, सिस्टर्नी, ठीक है ना। तो सिस्टर्नी पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपको राइबोसोम्स भी इसके ऊपर बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये अनब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाने में इनका ये कंपोनेंट की तरह होते हैं। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना होता है सिस्टर्नी नाम के स्ट्रक्चर से, जिस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जा रहे हैं, राइबोसोम्स, ठीक है। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वेसिकल्स हो जाएगी। वेसिकल्स, वेसिकल्स, वेसिकल्स। अच्छा, वेसिकल्स के बारे में क्या पॉइंट है कि ये राउंडेड होता है। वेसिकल्स ऑलमोस्ट कैसे होते हैं, राउंडेड। वेसिकल मतलब थैलियां, तो ये राउंडेड होते हैं, राउंडेड होते हैं और इन पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। ये भी आपको याद रखना है, राउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं और राइबोसोम्स क्या होते हैं, नहीं पाए जाते। राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। राइबोसोम्स कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं इस पे। तो वेसिकल्स तो आप ऐसे गोल सा बना लो। ये सब क्या है, ये सब वेसिकल्स है। ये सब क्या है, वेसिकल्स है। तो ये कैसे होते हैं, राउंडेड होते हैं। ये राउंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आपका आ जाएगा वो हो जाएगा तीसरी चीज, और वो है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स मतलब नलिकाएं, ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना। ट्यूब्यूल्स के बारे में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, शाखाओं में बटे होते हैं, शाखित होते हैं। ये सब दिमाग में बहुत अच्छे से याद कर लो। ब्रांच्ड होते हैं, एक एक पॉइंट, जितना पॉइंट मिस कर जाओगे उतने एग्जाम में क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट गलत होंगे। और दूसरी बात कि इसमें राइबोसोम जो होता है वो नहीं पाया जाता। तो राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। राइबोसोम्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट मतलब नहीं पाए जाते। तो देखिए, अब आप ध्यान से देखिए कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 3 तरह के कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स, ठीक है ना। सबसे पहला जो कंपोनेंट है आपका, वो आपका है सिस्टर्नी। दूसरा जो कंपोनेंट आपका है वो आपका है वेसिकल, और तीसरा है ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना। अब सिस्टर्नी पे राइबोसोम पाए जाते हैं, वेसिकल्स ट्यूब्यूल्स पर राइबोसोम नहीं पाए जाते। इसका मतलब ये हुआ कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो सिस्टर्नी का बना होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी मैंने आपको समझाया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में होता है। तो वो केवल किसका बना होता होगा, सिस्टर्नी का, क्योंकि राइबोसोम सिस्टर्नी पे पाए जाते हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो सेल मेम्ब्रेन के पास की तरफ दूर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, किनारे की तरफ होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स का बना होता होगा, क्योंकि इन पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा ना। चलिए, ये इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये मैंने आपको पढ़ाया क्या, कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। अच्छा, टाइप्स की बात कर लें। तो बेटा टाइप्स तो अभी मैंने 2 बार बताया यहाँ पर। टाइप्स, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर टाइप्स की बात की जाए तो सबसे पहला आपका क्या आता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फुल फॉर्म क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं।
इसका फंक्शन भी आपको याद रखना है क्योंकि फंक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे सबसे पहले ये किसका बना हुआ है, तो आप सब अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये किसके बने हुए हैं, ये बने हुए हैं वेसिकल्स के और ट्यूब्यूल्स के, क्योंकि दोनों के ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं होता। तो वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, ठीक है ना। इनमें सिस्टर्नी नहीं पाई जाती क्योंकि सिस्टर्नी पर तो राइबोसोम होता है। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे तो राइबोसोम नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इसमें क्या होता है, इसका मतलब इसमें सिस्टर्नी जो है वो नहीं पाई जाती। सिस्टर्नी क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। राइबोसोम्स भी एब्सेंट होते हैं, ये तो कॉमन सेंस सबको पता है, इसीलिए इसका नाम स्मूथ है। तो राइबोसोम्स भी इसकी सरफेस पे नहीं पाए जाते। राइबोसोम्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है ना। और ये लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है, ये लेस मतलब बहुत कम स्थायी, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल बहुत कम स्थायी स्ट्रक्चर है। ये स्थायी स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है, लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और दूसरी बात, ये कहाँ पे होता है, तो ये पाया जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो बाहर की तरफ पाया जाता है ना, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन की तरफ पाया जाता है। तो ये हम कहाँ पे, ये कहाँ पे पाया जाता है, फाउंड फाउंड एट एट पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब परिधि की तरफ, बाहर की तरफ, पेरीफेरी, पेरीफेरी की तरफ पाया जाता है। पेरीफेरी की तरफ मतलब किधर की तरफ, पेरीफेरी की तरफ मतलब सेल मेम्ब्रेन के पास में, नियर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो ये सारी बातें अभी मैंने फिगर में आपको दिखाई भी थी, तो वहां से भी आप लोग ये चीज़ समझ रहे होंगे। सेम वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट जो जरूरी पॉइंट्स हैं क्या, कि ये इसमें सिस्टर्नी नहीं पाई जाती स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और ये लेस स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, लेस स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। दूसरा जो अब आपका इसमें फंक्शन की बात की जाए, तो अगर बात करें इसके फंक्शन की, फंक्शन किसके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन इसके हो जाएंगे, और फंक्शन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको फंक्शन को बहुत अच्छे से याद रखना है। सबसे पहला जो फंक्शन इसका हो जाएगा बेटा, वो ये हो जाएगा सिंथेसिस, ये निर्माण करता है, सिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म, उपापचय, मेटाबॉलिज्म मतलब जोड़ना तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, ऐड करना, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड एंड एंड ग्लाइकोजन, याद हो गया, क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा और मेटाबॉलिज्म करेगा किसका, लिपिड और ग्लाइकोजन का। ये पहला फंक्शन हो गया किसका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। दूसरा फंक्शन जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन, स्टेरॉयडल हार्मोन, मैं हार्मोन जब पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा स्टेरॉयडल हार्मोन क्या होते हैं, कहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो स्टेरॉयडल हार्मोन जो होते हैं ना, वो इसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन्स, ठीक है ना। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है। और तीसरा और लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आपका हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो क्या हो जाएगा, कि ये क्या करता है, ये स्फीरोसोम बनाता है, क्या करता है, स्फीरोसोम, फॉर्मेशन ऑफ स्फीरो, अच्छा स्फीरोसोम भी एक सेल ऑर्गेनेल है, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे अलग से, तो हम लोग वहाँ देखेंगे ये कैसे होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे लिख दी केवल फॉर्मेशन ऑफ स्फीरोसोम ना, ये वसा के संचय और संश्लेषण से संबंधित है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्फीरोसोम की स्पेलिंग SPHA, स्फीरोसोम SPHEROSOM, ठीक है ना, बहुत आसान है, स्फीरोसोम। तो स्फीरोसोम नाम का जो सेल ऑर्गेनेल है उसको कौन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही वो बनता है, याद हो गया, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्फीरोसोम, तो यहाँ पर कुछ बहुत जरूरी पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, स्टेरॉयडल हार्मोन का फॉर्मेशन करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और साथ साथ जो है ये क्या करता है, ये लिपिड और ग्लाइकोजन का सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है ना। लिपिड और ग्लाइकोजन का क्या करता है, सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म करता है, ये भी आपको याद होना चाहिए, अच्छे से भूलना नहीं है इसको, इसको आप नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। ये दो पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ये तो बेटा किसका हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात हो गई। अब इसी तरह से हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख लेते हैं। चलिए, दूसरा जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ मतलब खुरदुरा, मतलब इस पर जो है
क्या पाया जाएगा, राइबोसोम पाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये किसका बना होगा, केवल और केवल ये बना होगा किसका, ये बना होगा सिस्टर्नी का, क्योंकि सिस्टर्नी पर ही एंडो राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए, तो कुछ पॉइंट्स इससे जुड़े हुए जो आपने नोट करना है अपनी कॉपी में, नोट करिए मेरे साथ में, खूब अच्छे से इसको प्रिपेयर करिए, सारी बातें बहुत अच्छे से रट लेनी है, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, वो ये कि ये किसका बना होता है, ये बना होता है मेड बाय सिस्टर्नी, मेड बाय सिस्टर्नी। ये केवल किसका बना होता है, सिस्टर्नी का बना होता है, केवल और केवल सिस्टर्नी का बना होता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या, इस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, तो ये तो आप सबको पता है, इसीलिए इसको खुरदुरा कहते हैं, क्योंकि इस सतह पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो राइबोसोम्स इस पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलिए, ये भी एक पॉइंट हो गया। और दूसरा तीसरा जो पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, वो आपका ये हो जाएगा कि यहाँ पर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम्स हैं वो कैसे जुड़े रहते हैं, वो कैसे पाए जाते हैं, किस तरह से वो इसकी सतह पर जुड़े रहते हैं। तो राइबोसोम्स जो हैं, अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, क्या, दो तरह की प्रोटीन्स होती है, एक आपकी होती है राइबोफोरिन, याद रखेंगे, इसको नहीं भूलेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए, राइबोफोरिन, राइबोफोरिन वन या फर्स्ट, और एक और आपकी क्या, एंड राइबोफोरिन सेकेंड। दो प्रोटीन होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं ये, राइबोफोरिन वन या फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकेंड। ये क्या है बेटा, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, एक तरह से क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों का ये कॉम्बिनेशन है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है ना। यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट है और इसमें प्रोटीन का भी पोर्शन है, ठीक है ना। जैसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पढ़े थे, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में पाए जाते हैं ना, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे, सेम वैसे ही ये भी एक तरह की क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। कौन, राइबोफोरिन वन और राइबोफोरिन टू, ठीक है ना। तो इसी से जो है, इन दोनों की मदद से जो है क्या होता है, जुड़े रहते हैं, ठीक है ना, से जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है। चलिए, ये भी एक बात आपको याद रखनी है। कहाँ पर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किधर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास में है, तो उसी से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या रहते हैं, कॉन्टिन्यू रहते हैं, उसी से जुड़े रहते हैं, उसी से इनका निर्माण होता है, कॉन्टिन्यू रहते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, कॉन्टिन्यू होते हैं। और एक बहुत बहुत जरूरी बात कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इज मोर स्टेबल, वो लेस स्टेबल था, ये मोर स्टेबल है, इसको उल्टा नहीं करेंगे, मोर स्टेबल, ये ज़्यादा स्थायी होता है, क्योंकि ये केंद्रक के पास में होता है ना, तो इसलिए ज़्यादा स्थायी होता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या होता है, वो मोर स्टेबल होता है किसकी तुलना में, देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तुलना में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये केवल और केवल किसका बना है, सिस्टर्नी का बना है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी जो पॉइंट है। इस पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ये तो आपने पता ही है। राइबोसोम्स किसकी मदद से जुड़े रहते हैं, तो यहाँ पर दो प्रोटीन मैंने लिखी है, एक लिखी है राइबोफोरिन वन और एक आपकी लिखी है राइबोफोरिन टू। तो ये दो प्रोटीन्स रहती है, इन दोनों, ये दोनों तरह के जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ठीक है ना, इनसे जो है ये जुड़े रहते हैं, क्या, राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है, ठीक है ना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तुलना में ये ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है बेटा। चलिए, बात की जाए अगर इसके फंक्शन की, तो इसका बेटा जो फंक्शन है, एक ही फंक्शन केवल है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और वो फंक्शन क्या हो जाएगा, वो फंक्शन हो जाएगा आपका प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है ना, प्रोटीन सिंथेसिस, याद हो गया, क्योंकि इस पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, तो
प्रोटीन सिंथेसिस से जुड़ा हुआ है, इसका संबंध प्रोटीन सिंथेसिस से, ठीक है ना। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये स्थान देता है। चलिए आगे तो हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ही जब आएगा, ठीक है ना, उसका नंबर। तो अभी फिलहाल के लिए ये प्रोटीन सिंथेसिस का जो है फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो चलो इतनी तो बात मैंने तुम लोगों को बता दी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दोनों टाइप्स बता दिए, कंपोनेंट्स बता दिया, डिस्कवरी बता दिया, फिगर भी दिखा दिया। अब मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन आप लोग को लिखवा देता हूँ। तो कुछ जरूरी फंक्शन जो आपको याद रखने हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे। तो जरूरी फंक्शन मैं आपको केवल बताता हूँ। तो सबसे पहली बात यहाँ पर क्या मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा सबसे पहला फंक्शन क्या हो जाएगा, सबसे पहला फंक्शन हो जाएगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लिखते जाइए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक क्या करता है, सबस्टेंसेस का एक्सचेंज करता है। सबस्टेंसेस यानी पदार्थ, जो कोशिका के अंदर तमाम तरह के पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों का क्या आदान प्रदान। आदान प्रदान मतलब एक्सचेंज, ठीक है ना, एक्सचेंज करता है। ये पहला फंक्शन हो गया। दूसरा जो फंक्शन यहाँ पे हो जाएगा वही क्या कि इट फॉर्म मतलब बनाता है। क्या बनाता है, ये बनाता है स्केलेटन, ठीक है ना, मतलब कंकाल बनाता है। इसको कोशिका का कंकाल बनाना भी बोलते हैं, स्केलेटन, ठीक है ना। तो कोशिका का कंकाल, कोशिका का ढांचा, ठीक है ना, कोशिका का एक निश्चित रूप देने के लिए कोशिका को उसका क्या बनाता है, स्केलेटन बनाता है। इट फॉर्म्स स्केलेटन ऑफ सेल, ठीक है ना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्या करता है, कोशिका का स्केलेटन बनाता है, ठीक है ना। साइटो स्केलेटन भी कहते हैं जिसको, साइटो स्केलेटन, ये याद रहेगा। ये कोशिका का क्या करता है, स्केलेटन बनाता है, जिसको आप क्या बोलते हो, साइटो स्केलेटन के नाम से भी कोशिका का कंकाल बनाता है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट जो बेटा यहाँ पर तीसरा जो फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बहुत बहुत आसान और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब कि जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, उनको सेल से बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है ना। टॉक्सिक सब्सटेंसेस को सेल से बाहर निकालना क्या कहलाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन। जहरीले विषैले खराब पदार्थों को सेल से बाहर निकालना क्या कहलाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन कहलाएगा। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन कहलाएगा। अगला एक बहुत जरूरी पॉइंट बेटा कि जो स्केलेटल मसल्स होती है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलेटल मसल्स या स्केलेटन मसल्स जानते हैं, कंकाली पेशियां। तो स्केलेटन मसल्स हम ह्यूमंस में होती हैं और एनिमल्स में होती हैं। तो स्केलेटन मसल्स, ये पॉइंट लिखिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यानी स्केलेटन मसल्स की जो सेल होंगी उसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें क्या होता है, कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम आयन क्या होता है, स्टोर्ड होता है, संचित होता है। क्या स्टोर होता है स्केलेटन मसल्स में, कैल्शियम आयन स्टोर्ड होता है। याद रहेगा कौन सा आयन, कैल्शियम आयन, ठीक है ना। स्टोर्ड होता है, स्टोर्ड होता है ये मसल कॉन्ट्रैक्शन मतलब पेशियों का संकुचन। मसल पेशियां क्या करती हैं, फैलती सिकुड़ती है ना, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन मतलब पेशियों का संकुचन, सिकुड़ना फैलना में हेल्प करती है, हेल्प करती है। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करती है, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर क्या है, कैल्शियम आयन स्टोर्ड होता है। तो वो क्या करती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, ठीक है ना। ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। देखिए ये नाम याद रखिएगा,
सार्कोप्लाज्मिक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद रहेगा। मसल्स की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या नाम दिया गया है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम आयन स्टोर्ड होता है और ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है, तो इनको क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और लास्ट में एक फंक्शन और मैं आपको बता देता हूँ, पांचवा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा क्या बनता है? गोल्जी बॉडी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा गोल्जी बॉडी तथा तथा लाइसोसोम लाइसोसोम। और एक और मैंने आपको बताया था इससे पहले, जब मैंने आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया था, कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्क्लेरोसोम का भी निर्माण होता है, ठीक है ना। और यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम का निर्माण भी होता है। ये भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बनेगा? गोल्जी बॉडी बनेगा और साथ साथ क्या बनेगा? लाइसोसोम बनेगा। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स क्या क्या थे कि सबसे पहले तो इसको क्या बोलते हैं? ये साइटोस्केलेटन बनाता है, मतलब सेल का कंकाल बनाता है। कंकाल बनाता है सेल का कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है, ठीक है ना। इसके अंदर कैल्शियम आयन स्टोर्ड, अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है? कैल्शियम आयन स्टोर्ड होता है। और ऐसी मसल्स को आप क्या बोलते हो? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हो। क्या बोलते हो? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कहाँ होती हैं? स्केलेटन मसल्स में होती हैं। स्केलेटन कंकाली पेशियों में, कंकाली पेशियों में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आ गई बात ना। चलिए, इतना तो आपका हो गया फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैंने अब आपको क्या पढ़ा दिया? पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा दिया। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं ना, सारे आ जाएंगे यहीं से। अगर आप इतना ध्यान से प्रिपेयर कर लोगे, जितना मैंने आपको नोट करवाया अभी को, जितना समझाया, कोई भी क्वेश्चन कभी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का गलत नहीं होगा। और अगर एक भी लाइन इसकी मिस कर दिए तो आगे चलकर प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए, दूसरा सेल ऑर्गन पढ़ेंगे, गोल्जी बॉडी। क्या पढ़ेंगे? गोल्जी बॉडी, ठीक है ना। डिस्कवरी किसने की थी? तो इसकी डिस्कवरी जो की थी कैमिलो गोल्जी ने की थी। किसने की थी? कैमिलो कैमिलो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक ने इसको डिस्कवर किया था। इसको डिक्टियोसोम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? याद रहेगा, क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। गोल्जी बॉडी का दूसरा नाम डिक्टियोसोम। किसमें बोलते हैं? प्लांट सेल में। तो इसको प्लांट सेल में क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। वनस्पति पादप कोशिका में गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम बोलते हैं। याद रहेगा, ठीक है। इसके बहुत सारे नाम हैं, चलो सारे नाम लिख देते हैं। इसको बेटा लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लाइपोकॉन्ड्रिया। देखिए कई सारे नाम है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको बेटा गोल्जी ऑपरेटस भी कहते हैं। गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस भी इसको नाम दिया गया है, ठीक है ना। और साथ साथ इसको बेकर्स बॉडी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बेकर्स बेकर्स बॉडी, बेकर्स बॉडी, ठीक है ना। ये भी इसके नाम है। ये इतने सारे नाम है इसके, किसके? ये सारे इतने नाम किसके हैं? गोल्जी बॉडी के नाम। कौन कौन से? सबसे पहले तो इसको गोल्जी बॉडी कहते ही, इसकी डिस्कवरी कैमिलो गोल्जी ने की थी। इस कोशिकाओं को वनस्पति कोशिका में डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। इसको लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लाइपोकॉन्ड्रिया। और इसको आप गोल्जी एपरेटस भी कहते हो। और इसको बेकर्स बॉडी भी कहा जाता है। ये नाम ध्यान रखेंगे ना, बेकर्स बॉडी, बेकर्स बॉडी भी इसको कहा जाता है। याद रहेगा, बेकर्स बॉडी याद रहेगा, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो? बेकर्स बॉडी, ठीक है ना। किसको बोलते हो? गोल्जी बॉडी को। तो ये सारे क्या हो गए? इसके दूसरे नाम हो गए। कहाँ पर होता है ये? चलो, तो ये आपका कहाँ होता है? तो गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी यूकैरियोटिक सेल में,
निश्चित रूप से प्रोकैरियोटिक सेल में तो कुछ होता नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल में तो कोई सेल ऑर्गेनेल होता नहीं, तो ये भी नहीं होगा वहां पे। तो गोल्जी बॉडी यूकैरियोटिक सेल में कहां पर होता है? न्यूक्लियस के पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केंद्रक के पास में होता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास में, ठीक है ना, न्यूक्लियस के पास में स्थित होता है। नोट कर लिया, गोल्जी बॉडी कहाँ होता है? यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के पास स्थित होता है, पाया जाता है कहां पर? न्यूक्लियस के पास में, नियर द न्यूक्लियस, ठीक है ना, चलिए स्थित रहता है। ये आपका एक बहुत जरूरी पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अच्छा, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोल्जी बॉडी के चारों तरफ का एरिया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, गोल्जी बॉडी के चारों तरफ का एरिया। तो गोल्जी बॉडी के चारों तरफ का जो एरिया होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? तो बेटा उसको बोलते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। याद रहेगा, याद कर लेंगे, जोन ऑफ एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन, CLUSION, याद रहेगा ये नाम, कि गोल्जी बॉडी के चारों तरफ का एरिया जो है उसको आप क्या बोल रहे हो? जोन ऑफ एक्सक्लूजन बोल रहे हो, ठीक है ना। किसके चारों तरफ का है? गोल्जी बॉडी के चारों तरफ का एरिया, ठीक है ना। अच्छा, क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं क्योंकि यहाँ पर, मतलब इस जोन में, इस एरिया में क्या होता है? कोई दूसरा सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता। बहुत आसान, इस एरिया में और और कोई सेल ऑर्गेनेल, यानी और दूसरा कोई कोशिकांग नहीं होता, नहीं पाया जाता। इसीलिए उस एरिया को क्या बोलते हैं? जोन ऑफ एक्सक्लूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोन ऑफ एक्सक्लूजन। याद हो गया? तो जोन ऑफ एक्सक्लूजन क्यों बोलेंगे? क्योंकि उस एरिया में और कोई दूसरा आपका सेल ऑर्गेनेल जो है वो नहीं पाया जाता है, केवल और केवल वहां पे गोल्जी बॉडी ही होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए गोल्जी बॉडी से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा चलिए कंपोनेंट्स बता देते हैं गोल्जी बॉडी के, कंपोनेंट्स की बात करते हैं। चलिए मैं हिंट डाल दो, कंपोनेंट्स, जैसे उसमें भी कंपोनेंट्स थे ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो गोल्जी बॉडी के भी कंपोनेंट्स होते हैं। तो बात की जाए अगर कंपोनेंट्स ऑफ गोल्जी बॉडी की, गोल्जी बॉडी किन से मिलकर बना हुआ है? तो सबसे पहली चीज में आ जाती है क्या? सिस्टर्नी। सेम वही जैसे वहां पर था, सिस्टर्नी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी आपने इसको देखा था, सिस्टर्नी, ठीक है। अच्छा, सिस्टर्नी के बारे में क्या पॉइंट्स हैं? ये कैसा होता है? यहाँ पर ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर ये कैसा होता है? सैक लाइक, थैली के जैसा स्ट्रक्चर होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सबसे मेन जो कंपोनेंट है वो सिस्टर्नी है इसका। साइज कितनी होती है? साइज होती है 3 से लेकर 20, 3 to 20, ये इसका नंबर है, ठीक है ना, संख्या है, 3 to 20 इन नंबर, यानी कि एक गोल्जी बॉडी में ये 3 से 20 तक होते हैं। कितने होते हैं? 3 से 20 तक होते हैं, ठीक है ना। ये एक दूसरे पर, मतलब ये जो 3 से 20 सिस्टर्नी है, ये एक दूसरे पर विन्यासित रहते हैं। अभी मैं फिगर बनाऊंगा गोल्जी बॉडी का, आपको सब बहुत अच्छे से दिखाई देगा, सारी चीजें समझ में आएंगी, एक एक पॉइंट। ये एक दूसरे पर विन्यासित रहते हैं, ठीक है ना। मतलब ये जो जितने सिस्टर्नी होते हैं गोल्जी बॉडी के अंदर, सारे सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर रखे रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर विन्यासित रहते हैं, ठीक है ना। बात की जाए डायमीटर की, डायमीटर तो कितना डायमीटर होगा? तो इसका जो डायमीटर होगा वो आपका हो जाएगा, यानी इसका जो व्यास होगा वो कितना हो जाएगा?
सिस्टर्नी का, सिस्टर्नी का व्यास आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिए, मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ से। तो सिस्टर्नी का जो व्यास हो जाएगा वो हो जाएगा 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 1.0 माइक्रोमीटर, 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 1.0 माइक्रोमीटर, याद हो गया। 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 1.0 माइक्रोमीटर। चलिए, ये तो इतना आपको याद ही रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर 2 पॉइंट और बहुत जरूरी लिखने, उसके बाद फिर मैं सीधे फिगर बना के फंक्शन लिखवा देता हूँ और खत्म कर देता हूँ, ठीक है ना। देखो बेटा, 2 पॉइंट बहुत बहुत जरूरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट यहाँ यहीं पर मैं लिख देता हूँ। देखो, गॉल्जी बॉडी में क्या होता है ना, 2 सतहें होती हैं, 2 सतह जो क्लियर, बहुत सारे बच्चों को नहीं क्लियर रहता है ये, आज क्लियर हो जाएगा अगर नहीं क्लियर था। देखो ध्यान से देखना, देखो और लिखो भी साथ साथ। सिस्टर्नी, सिस्टर्नी का का जो सिरा, सिस्टर्नी का जो सिरा, जो सिरा किधर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ, न्यूक्लियर, ठीक जैसे हम लोगों ने अभी इससे पहले पढ़ा था, उसमें भी ऐसे ही था ना। तो सिस्टर्नी का जो सिरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ, की तरफ होता है, होता है, उसे, उसे क्या बोलते हैं, यही तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उसे क्या बोलते हैं, सिस फेज, CIS, सिस, याद हो जाएगा, सिस फेज। या फिर इसको क्या बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेज, फॉर्मिंग, जो सिरा किस तरफ होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होता है, याद रहेगा ना, उल्टा नहीं करेंगे। फॉर्मिंग फेज, सिस फेज या फिर फॉर्मिंग फेज, ठीक है ना, कहते हैं या कहेंगे, क्या कहेंगे, सिस फेज या फिर फॉर्मिंग फेज कहेंगे, याद हो गया। कि सिस्टर्नी का जो सिरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं, सिस फेज या फिर फॉर्मिंग फेज कहते हैं, ठीक है ना। ये जो है ना, ये वास्तव में क्या है, ये जो है ये उत्तल सिरा होता है, ठीक है ना, उत्तल सिरा। कैसा सिरा है, उत्तल, अभी मैं फिगर में दिखा दूंगा। तो ये कैसा है, उत्तल, उत्तल सिरा है। उत्तल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उत्तल को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स इंड। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है ना, कि सिस्टर्नी का जो कॉन्वेक्स इंड होता है उसको क्या बोलते हैं, सिस फेस कहते हैं या फिर फॉर्मिंग फेस कहते हैं, उत्तल सिरा को। या सिस्टर्नी का वो सिरा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सिस फेस या फिर फॉर्मिंग फेस, याद हो गया। चलिए, अब दूसरा, दूसरा जो इसी तरह से है वो इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा मतलब, उसमें मैं ये बोलूंगा, लिखिए मेरे साथ में, आप सभी लोग लिखिए, समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, लिखिए सिस्टर्नी, अभी मैं फिगर बनाऊंगा। सिस्टर्नी, सिस्टर्नी का दूसरा सिरा, दूसरा सिरा किस तरफ होगा, तो सिस्टर्नी का जो दूसरा सिरा होगा वो ऐसा लगेगा किस तरफ है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ है, बहुत बहुत आसान है, सेल मेम्ब्रेन, बाहर की तरफ, सेल मेम्ब्रेन, सिस्टर्नी का दूसरा सिरा बेटा किधर है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है, याद हो गया, भूलेंगे तो नहीं ना, सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है, होता है। और उस सिरे को क्या बोलते हैं, उसे आप क्या बोलोगे, उसे आप बोलोगे ट्रांसफेज, क्या बोलोगे, ट्रांसफेज, याद रहेगा ना। हम लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और उल्टा कर देते हैं, या फिर हम लोग ध्यान से इसको पढ़े नहीं रहते और हमारे ब्रेन से ये बात निकल जाती है और हम लोग कंफ्यूज जाते हैं एग्जाम में। ट्रांसफेज कहते हैं, ठीक है ना, और लेकिन अब कंफ्यूज नहीं होंगे बहुत अच्छे से, ट्रांसफेज। या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, एक दूसरा नाम, मैच्योरिंग फेज, मैच्योरिंग, MATURING, क्या बोलते हैं बेटा, मैच्योरिंग फेज, ठीक है ना, कहेंगे, क्या बोलेंगे उसको, जो सिरा न्यूक्लियर में, जो सिरा सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है उसे ट्रांसफेज या मैच्योरिंग फेज कहेंगे, कहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये सिरा कहाँ, ये जो सिरा है ये वास्तव में कैसा है, अवतल है, ये अवतल सिरा है,
अवतल कॉनकेव, अवतल सिरा भी इसको कहा जाता है, यानी हम इंग्लिश में कह सकते हैं क्या, कॉनकेव, CONCAVE, कॉनकेव इंट। क्या बोलेंगे बेटा, कॉनकेव इंट बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये दो बात बहुत जरूरी थी लिखवाना, आपने लिख लिया होगा मेरे साथ में। चलिए अब मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो कुल मिला के यहाँ पर जो गॉल्जी बॉडी था उसमें जो है मेनली क्या है, सिस्टर्नी कंपोनेंट मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो कंपोनेंट में मैंने सिस्टर्नी आपको बताया, सिस्टर्नी के बारे में मैंने आपको इतनी सारी बातें बता दी। एक चीज और आप यहाँ पे लिख लो कि इसके अलावा, अच्छा कंपोनेंट में सिस्टर्नी के अलावा और क्या होता है गॉल्जी बॉडी में, क्या गॉल्जी बॉडी केवल सिस्टर्नी का बना है, नहीं, वो तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है या तीन चार चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो इसके अलावा, या ऐसे मैं लिख लूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, लिखो सिस्टर्नी के अलावा, सिस्टर्नी के अलावा, अलावा गॉल्जी बॉडी, गॉल्जी बॉडी में क्या क्या होता है, गॉल्जी बॉडी में ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी था, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी था ये, वेसिकल्स, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स VACUOLES, ठीक है ना, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स, ठीक है ना, ये भी पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है क्या, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में की तरह गॉल्जी बॉडी में भी सिस्टर्नी के अलावा क्या क्या है, ट्यूब्यूल्स है, वेसिकल्स है, वैक्यूल्स है, ठीक है ना, ये भी पाई जाती हैं, भी पाई जाती है। केवल और केवल ऐसा नहीं कि केवल सिस्टर्नी ही पाई जाती है और सिस्टर्नी के अलावा कोई और चीज नहीं इसका कंपोनेंट है, नहीं, गॉल्जी बॉडी में और भी कंपोनेंट्स हैं, ट्यूब्यूल्स भी हैं, वेसिकल्स भी हैं, वैक्यूल्स भी हैं, ये सब भी पाई जाती हैं, ठीक है ना। अच्छा, अभी मैं फिगर में सारी चीजें आपको दिखाऊंगा, पाई जाती हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इसको आप जो है चाहो तो क्या कर लो, इसको आप इस तरह से बॉक्स में कर लो, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी पॉइंट था, जिसको आप इस तरह से बॉक्स में कर लो। चलो, कर लिया, इस तरह से बॉक्स में कर लो उसको। चलो ठीक है ना, ये हो गया मेरा, ठीक है। अब चलो मैं फिगर बना देता हूँ जल्दी से। तो बेटा जैसा कि मैंने बोला कि गॉल्जी बॉडी किसकी बनी हुई, सिस्टर्नी की बनी हुई, बेसिकली सिस्टर्नी की बनी हुई है। तो सिस्टर्नी कैसे होता है, तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि सपोज करो कि ये क्या है, ये सिस्टर्नी है, कहाँ है सिस्टर्नी, ये मैंने डायग्राम बनाया, ठीक है ना। ये ये क्या है, ये एक क्या है, सिस्टर्नी, हो गया, ये क्या है, सिस्टर्नी। चलो फिर से, ठीक है ना, ये एक क्या है, सिस्टर्नी, इस तरह से एक और, ठीक है ना, एक और, ठीक है ना। ऐसे जो है गॉल्जी बॉडी में क्या होते हैं, लंबे लंबे क्या होते हैं, सिस्टर्नी होते हैं। सिस्टर्नी आपको दिख रहा है ना, यही क्या है, सिस्टर्नी है, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ये क्या है बेटा, सिस्टर्नी है। ऐसे क्या है, बहुत सारे सिस्टर्नी है, कितने सिस्टर्नी है मैंने आपको बताया, 3 से लेकर 20 तक हैं, तो अभी तो मैंने केवल 3 बनाए, ऐसे कितने होते हैं, 20 होते हैं, 3 से लेकर 20 होते हैं सिस्टर्नी, ठीक है ना। अच्छा, और सिस्टर्नी होते हैं, और उसके अलावा मैंने क्या बोला था कि इसमें सिस्टर्नी में क्या होती है, दो सतहें होती हैं, एक होती है कौन सी सतह, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होती है, और दूसरी सतह जो होती है वो किधर होती है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ होती है, ठीक है ना। तो जो सतह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होती है वो नीचे वाली, इधर वाली, ठीक है ना, इधर वाली सतह, ठीक है ना। जैसे मान लो बगल में मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना दिया समझाने के लिए, देखो ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, और गॉल्जी बॉडी कहाँ पर है, गॉल्जी बॉडी इस तरह से है, देखो यहाँ पर ऐसे, ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे, तो ऐसे गॉल्जी बॉडी है। तो बताओ गॉल्जी बॉडी की ये जो सतह है, नीचे वाली सतह है बेटा, ये किस तरफ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ है, ठीक है ना। और ये वाली जो सतह है, ये वाली जो सतह है, ये किधर है, ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ है, ये सतह किधर है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ है, ये किधर है बेटा, सेल मेम्ब्रेन की तरफ वाली सतह है, सही है कि नहीं है।
देख लो छोटे वाले फिगर में, ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ की सतह है, और ये वाली सतह किधर की है, और ये जो सतह है ना, ये वाली, ये किधर की है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ की सतह। ये किधर की है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ वाली सतह है कि नहीं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ वाली सतह है। अच्छा देखो उत्तल है कि नहीं है, जो जो सतह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ है वो कैसी है, उत्तल है कि नहीं। उत्तल आप जानते हो ना, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, उत्तल में क्या होता है कि बीच में वो क्या, बीच में वो अ, फैला हुआ होता है, उभरा हुआ रहता है, और किनारे की तरफ दबा हुआ रहता है। तो बिल्कुल नीचे से आप देखो, बीच में कैसा है, बीच में फैला हुआ है, बीच में कैसा है, फैला हुआ है, या बीच में उभरा हुआ है, बीच में कैसा है, उभरा हुआ है, और किनारे की तरफ आपका क्या है, दबा हुआ है। तो ये कैसी सतह हो गई, उत्तल सतह हो गई कि नहीं। तो ये जो सतह है ये कैसी है, ये उत्तल सतह है। उत्तल सतह है, जो सतह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होती है इसकी सिस्टर्नी की, वो क्या होती है, वो उत्तल सतह होती है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, सिस्टर्नी की जो सतह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ है वो उत्तल सतह है, क्योंकि वो बीच में जो है उभरी हुई है और किनारे की तरफ दबी हुई है। सही है कि नहीं। और इस वाली सतह का नाम मैंने आप लोग को क्या बताया था, मैंने बोला था इसका नाम होगा सिस फेस। क्या होगा, सिस फेस, या फिर आप इसको क्या बोलोगे, मेच्योरिंग फेस बोलोगे। तो चलो वही चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपकी हो गई सिस फेस, ठीक है ना। या आपने इसका दूसरा नाम क्या बोला था, मेच्योरिंग फेज, इसको आप क्या बोलते हो, सिस फेज बोलते हो, या फार्मिंग फेज बोलते हो, मेच्योरिंग नहीं, फार्मिंग फेज बोलते हो, ठीक है ना। तो इसको सिस फेज बोलते हैं या फिर फार्मिंग फेज कहते हैं, फार्मिंग फेज। तो फार्मिंग फेज हमेशा किधर है, फार्मिंग फेज हमेशा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ, उत्तल सतह है ये सिस्टर्नी की, गोल्जी बॉडी की, ठीक है ना। इसी तरह से उधर देखो ऊपर की तरफ, तो ऊपर वाली जो सतह है गोल्जी बॉडी की यानी सिस्टर्नी की, क्योंकि गोल्जी बॉडी मेनली सिस्टर्नी से बना है, तो सिस्टर्नी की जो ऊपर वाली सतह है, जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ वाली सतह है, वो कैसी है, वो तो अवतल है। वो तो अवतल है, और अवतल में क्या होता है, अवतल में जो है, अवतल में क्या होता है, अवतल यानी कॉनकेव में क्या होता है, बीच में दबा हुआ रहता है और किनारे की तरफ उभरा हुआ रहता है। तो देख लो, बीच में दबा हुआ है, बीच में दबा हुआ है, ठीक है ना, और किनारे की तरफ क्या है, किनारे की तरफ उभरा हुआ है। देखो यहाँ पे बीच में दबा हुआ है और किनारे की तरफ आपको कैसा लग रहा है, उभरा हुआ लग रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, इसका मतलब ये हो गया कौन सी सतह, ये सतह हो गई अवतल। कैसी सतह हो गई है, अवतल सतह हो गई। सही है मीनाक्षी, ये कैसी सतह हो गई, अवतल सतह हो गई। और ये अवतल सतह अगर हो गई, तो इसका नाम मैंने क्या बोला था, अवतल सतह को क्या बोलते हैं, कॉनकेव भी बोलते हैं, कॉनकेव, इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये तो इसका कॉनकेव इंड तो इसको कहेंगे ही, कॉनकेव इंड, और प्लस इसका सही नाम जो आपका पड़ जाएगा यहाँ पर, वो क्या पड़ जाएगा, वो पड़ जाएगा आपका ट्रांसफेस, 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 इसको ट्रांसफेस कहते हैं, या फिर इसको आप क्या बोलते हो, मैच्योरिंग फेज, मैच्योरिंग फेज भी आप इसको कहते हो। समझ में आ रही बात। तो गोल्जी बॉडी में दो सतहें आपको दिख रही हैं, एक उत्तल सतह है, एक अवतल सतह है। उत्तल सतह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ है, और सेल मेम्ब्रेन की तरफ जो सतह है वो कौन सी है, वो अवतल सतह है। दोनों का नाम आप उल्टा नहीं करेंगे। जो उत्तल सतह जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ वाला सिरा है उसको सिस फेस या फॉर्मिंग फेस कहते हैं, और जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ वाला सिरा है उसको ट्रांस फेस या फिर उसको मेच्योरिंग फेस भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इतना तो आपको बहुत समझ में आ गया। अब मैंने बोला ऊपर लिखा हुआ है कि सिस्टर्नी के अलावा गोल्जी बॉडी में ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स, वैक्यूल्स, ये सारी चीजें भी पाई जाती हैं। तो ये सारी चीजें भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ट्यूब्यूल्स दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने बना दिया ट्यूब्यूल्स। ये सारी क्या है, ट्यूब्यूल्स है। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से गोल्जी बॉडी में खूब सारी क्या पाई जाती हैं, ऐसे आपको खूब सारी ट्यूब्यूल्स दिखाई देती हैं, ठीक है ना, ऐसे खूब सारी ट्यूब्यूल्स दिखाई देती हैं। इधर भी आप बना लो, ठीक है ना, खूब सारी क्या है, नलिकाएं। चलिए, खूब सारी इस तरह से नलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है ना, ऐसे आपने बना लिया, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो गई, ये सारी ट्यूब्यूल्स हो गई। ये सब क्या हो गई बेटा, ये सब क्या हो गई, ट्यूब्यूल्स हो गई। इनको क्या बोलोगे आप, इनको बोलोगे ट्यूब्यूल्स। चलो इसका नाम मैंने लिख दिया, क्या ये सारी क्या है, ये हैं ट्यूब्यूल्स,
ये भी इस तरह से पाई जाती है। ट्यूब्यूल्स के अलावा और क्या होता है, तो सिस्टर्नी हो गई, ट्यूब्यूल्स हो गई, वेसिकल्स भी पाई जाती हैं, वैक्यूल्स भी पाई जाती हैं। तो वेसिकल्स बना देते हैं, तो वेसिकल्स यहाँ पे मैं बना देता हूँ। देखिए जैसे ये सारी क्या हो, ये हो गई वेसिकल्स, दिख रहा है आपको, ये सारी क्या है, वेसिकल्स। चल ये सब क्या है, वेसिकल्स है, ठीक है। तो इनको आप क्या बोलोगे, वेसिकल्स बोलोगे। वेसिकल्स, ठीक है ना। तो वेसिकल्स भी आपको दिख गई। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, और वैक्यूल्स भी होती हैं, वेसिकल्स की तरह ही वैक्यूल्स भी होती हैं। तो ये जो पूरा मैंने डायग्राम बनाया बेटा, ये गॉल्जी बॉडी का डायग्राम था। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोनों सरफेस के नाम याद रखने हैं, बहुत अच्छे से सरफेस के नाम याद रखने हैं, बहुत अच्छे से, ठीक है ना। चलिए अब मैं पढ़ाता हूँ आपको गॉल्जी बॉडी के फंक्शन, यानी गॉल्जी बॉडी के कार्य में मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो आप लोग हिंट डालेंगे अपनी नोटबुक में, अगर आप लोग राइट डाउन कर रहे होंगे, क्या डालेंगे, गॉल्जी बॉडी के फंक्शन, गॉल्जी बॉडी के फंक्शन, यानी गॉल्जी बॉडी के क्या क्या कार्य हैं। बहुत सारे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही है। सबसे पहला काम क्या हो जाएगा कि गॉल्जी बॉडी लिखते जाइए, एक एक प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेस करना, प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट की तरह, प्रोसेसिंग यूनिट की तरह फंक्शन करती है, कार्य करती है। किसकी तरह ये कार्य करती है, प्रोसेसिंग यूनिट की तरह कार्य करती है, याद रहेगा। कार्य करती है, ठीक है ना। मतलब इसका क्या हुआ, आगे लिखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने पदार्थ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने पदार्थ गॉल्जी बॉडी में लाए जाते हैं, गॉल्जी बॉडी में लाए जाते हैं, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने पदार्थ गॉल्जी बॉडी में लाए जाते हैं। यहाँ पर उनका यहाँ पर उनका यहाँ पर उनका मॉडिफिकेशन क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर उनका मॉडिफिकेशन मतलब उनको बदला जाता है, उनमें चेंजिंग लाई जाती है, रूपांतरण बोलते हैं हिंदी में। यहाँ पर उनका मॉडिफिकेशन मतलब रूपांतरण, यहाँ पर उनका मॉडिफिकेशन यानी कि रूपांतरण होता है, इन मॉडिफाइड यानी जब उनका रूपांतरण, उनको चेंज कर दिया जाता है, पदार्थों को वेसिकल्स, आपको पता है ना गॉल्जी बॉडी में वेसिकल्स भी होती है। तो इन रूपांतरित पदार्थों को, इन मॉडिफाइड पदार्थों को वेसिकल्स में पैक किया जाता है। वेसिकल्स में क्या करते हैं, पैक किया जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखो, पैक किया जाता है, पैक किया जाता है एवं ट्रांससिरे, ट्रांससिरा आपको याद है ना, ट्रांससिरा कौन सा वाला सिरा था, ट्रांससिरा कौन सा वाला सिरा था, ऊपर वाला, सेल मेम्ब्रेन की तरफ वाला, ठीक है ना। ट्रांससिरे सिरे पर इन पदार्थों को, ट्रांससिरे पर इन पदार्थों को वेसिकल्स मुक्त कर देती है, वेसिकल्स मुक्त कर देती हैं। याद हो गया, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा, ये थोड़ा लंबा पॉइंट था बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कि गॉल्जी बॉडी क्या है, एक प्रोसेसिंग यूनिट की तरह कार्य करती है। गॉल्जी बॉडी एक प्रोसेसिंग यूनिट की तरह कार्य करती है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने पदार्थ गॉल्जी बॉडी में लाए जाते हैं, यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो पदार्थ बनता है
इससे पहले अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना कि वहाँ पे बहुत सारे पदार्थ बनते हैं, तो वो सारे पदार्थ जो लिपिड बनता है और तमाम चीज़ें ना स्टेरॉयडल हार्मोन बनता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था। तो जो गोल्जी बॉडी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो पदार्थ बनते हैं ना वो गोल्जी बॉडी में लाए जाते हैं और यहाँ पर क्या होता है उन पदार्थों का मॉडिफिकेशन यानी रूपांतरण होता है, मतलब उन पदार्थों को चेंज किया जाता है, उनमें परिवर्तन किया जाता है और परिवर्तित करने के बाद यानी मॉडिफाई करने के बाद उन पदार्थों को अब क्या करते हैं जो वेसिकल्स होती है ना उसमें पैक किया जाता है और पैक करके जो ट्रांस सिरा है यानी कि सेल मेम्ब्रेन की तरफ वाला जो सिरा है उस सिरे पर वेसिकल्स को क्या कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। इन पदार्थों को वेसिकल्स क्या कर देती हैं, मुक्त कर देती हैं। वेसिकल्स वहां पे उन पदार्थों को सेल के साइटोप्लाज्म में क्या कर देती हैं, मुक्त कर देती हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, पहला पॉइंट था। दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा, लिखिए गोल्जी बॉडी स्त्रावण। स्त्रावण मतलब क्या होता है, बनाकर निकालना। स्त्रावण को इंग्लिश में बोलते हैं सिक्रीशन। सिक्रीशन, सिक्रीशन मतलब बनाकर निकालना। तो गोल्जी बॉडी क्या करते हैं, सिक्रीशन तथा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात करना, ठीक है ना, एक्सपोर्ट में हेल्प करते हैं। गोल्जी बॉडी क्या करते हैं, सिक्रीशन और एक्सपोर्ट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, हेल्प करती हैं, हेल्प करती हैं, ठीक है। इसलिए इसलिए गोल्जी बॉडी को, अब ये तो आपने बहुत पहले से पढ़ रखा है, इसलिए गोल्जी बॉडी को प्रिंसिपल डायरेक्टर, प्रिंसिपल, आपने इसको ट्रैफिक पुलिस के नाम से पढ़ रखा है ना, प्रिंसिपल, आपको पता होगा ना कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं गोल्जी, गोल्जी बॉडी को, वही मैं लिखवा रहा हूँ। प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रिंसिपल डायरेक्टर्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, याद रहेगा, ठीक है ना। इसलिए गोल्जी बॉडी को, इसलिए गोल्जी बॉडी को प्रिंसिपल डायरेक्टर्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर ट्रैफिक, ट्रैफिक, TRAFFIC, ट्रैफिक, ठीक है ना, इन सेल, इन सेल। थोड़ा लंबा हो गया बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसको याद रखना है क्या, कि गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूलर ट्रैफिक इन द सेल, ठीक है ना, भी कहा जाता है, ठीक है ना, कहा जाता है। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, तो ट्रैफिक वर्ड से याद कर लीजिएगा, कहा जाता है, कहा जाता है, क्योंकि क्योंकि गोल्जी बॉडी, क्योंकि गोल्जी बॉडी कई सारे, कई सारे कई सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब बड़े बड़े जो अणु होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो बड़े साइज के अणु होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स को, मैक्रोमोलिक्यूल्स का एक्सपोर्ट करती है, मतलब उनको पहुंचाती है, उनको भेजती है, इसीलिए उसको ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ट्रैफिक, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूलर ट्रैफिक, मतलब कि मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, बड़े बड़े अणु जो होते हैं, उनको सही जगह पर क्या पर उनको भेजती है, इसलिए उसी को बोलना है एक्सपोर्ट करना, का एक्सपोर्ट करती है। बोलते हैं ना कि कोशिका में पदार्थों को उनके निर्धारित स्थानों तक पहुंचाने का काम करती है, इसीलिए गोल्जी बॉडी को आप क्या बोलते हो, ट्रैफिक पुलिस भी कहते हो, या पूरा नाम प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूलर ट्रैफिक इन द सेल। ये तो दो फंक्शन आपके हो गए गोल्जी बॉडी के। अब इसके अलावा कुछ और फंक्शंस हैं, वो भी मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, आप सब मेरे साथ अपने नोट्स में लिखेंगे, सारे फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्जी बॉडी इज सिक्रीटरी सेल ऑर्गेनेल, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसा सेल ऑर्गेनेल है, सिक्रीटरी मतलब ये बनाकर निर्माण करके बाहर निकालता है, स्त्रावण करता है, ठीक है ना, सिक्रीटरी सेल ऑर्गेनेल। तो सिक्रीटरी सेल ऑर्गेनेल कौन है, गोल्जी बॉडी है, ये तो याद हो जाएगा आपको, सिक्रीटरी सेल ऑर्गेनेल, ठीक है ना। यानी कैसा कोशिकांग है, ये स्त्रावी कोशिकांग है, स्त्रावण करता है। स्त्रावण मतलब अपने भीतर रसायनों को बनाकर बाहर मुक्त करना, इसको बोलते हैं स्त्रावण, ठीक है ना, स्त्रावी कोशिकांग। स्त्रावण मतलब क्या बताया, कि अपने अंदर कोई केमिकल बना के उसको आप क्या करोगे, बाहर रिलीज करोगे, तो उसको बोलोगे स्त्रावी, ठीक है ना, स्त्रावण करना, सिक्रीटरी, ठीक है, सिक्रीटरी सेल ऑर्गेनल है। एक पॉइंट और, कि ये क्या सिक्रीट करता है, तो इट सिक्रीट्स, इट
सिक्रीट्स सिक्रीट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेमीसेल्यूलोज। ये अपने अंदर क्या बनाता है? हेमीसेल्यूलोज बनाकर मुक्त करता है। हेमीसेल्यूलोज, ये तो याद करना बहुत जरूरी है। इट सिक्रीट्स हेमीसेल्यूलोज। अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा? और ये क्या करता है? ये सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है। सेल प्लेट आपको पता है ना, प्लांट सेल में जब सेल डिवीजन मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा कि जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है वनस्पति कोशिका में, उसमें सेल प्लेट का निर्माण होता है। तो सेल प्लेट का निर्माण जो है, सेल प्लेट का जो फॉर्मेशन है, वो भी कौन करता है? गोल्जी बॉडी ही करता है। ये भी आपको याद रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना बेटा? नेक्स्ट पॉइंट जो हो जाएगा वही क्या? फॉर्मेशन ऑफ, ये पॉइंट अक्सर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से दिमाग में, इसको नहीं भूलना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन क्या बनाता है? ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। ग्लाइकोप्रोटीन एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। एंड एंड ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है कौन? गोल्जी बॉडी। और लास्ट में फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। ठीक है ना? एक्रोसोम आपने कभी सुन रखा होगा कि जो शुक्राणु होता है ना, स्पर्म होता है ना, उस स्पर्म के आगे एक टोपी नुमा संरचना होती है। उस टोपी नुमा संरचना को आप क्या बोलते हो? एक्रोसोम। जब मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं जब आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं इसके बारे में बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो फिलहाल फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, यानी कि एक्रोसोम नाम की जो संरचना होती है शुक्राणु की, ठीक है ना, उसको भी जो है कौन बनाता है? गोल्जी बॉडी ही बनाता है। तो देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं किसके? गोल्जी बॉडी के। ये सारे फंक्शन आपको याद होने चाहिए, बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है ना? अब यहाँ पर जैसे ये जो आपका ये हेमीसेल्यूलोज का सिक्रीशन करना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको याद रखो। ठीक है ना? सेल प्लेट का फॉर्मेशन करना, ये भी गोल्जी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन करना। ठीक है ना? ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, इसका फॉर्मेशन करना, ये तो गोल्जी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये तो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने बताया। और साथ साथ स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है उसको भी गोल्जी बॉडी ही बनाता है। एक्रोसोम क्या है? टोपी नुमा संरचना होती है जो स्पर्म के ऊपर पाई जाती है। ठीक है ना? कोई स्पर्म, जैसे मान लो ये स्पर्म है, तो ये स्पर्म है, तो इस स्पर्म के ऊपर जो है इस तरह से आगे एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है। और इस टोपी नुमा संरचना को आप क्या बोलते हो? एक्रोसोम कहते हो। स्पर्म के आगे जो टोपी नुमा संरचना होती है उसको क्या बोलते हो? एक्रोसोम कहते हो। ठीक है ना बेटा? तो ये सारे क्या हो गए? गोल्जी बॉडी के फंक्शन हो गए। चलिए, मैंने आपको गोल्जी बॉडी भी पढ़ा दिया, इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ा दिया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो मैंने आपको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के सेल ऑर्गेनेल पढ़ा दिए। तीसरा जो सेल ऑर्गेनेल है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का बेटा, वो है लाइसोसोम। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब क्या? लाइसोसोम। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए और सारा कुछ खत्म कर देंगे आज, लाइसोसोम भी खत्म करना है। तो चलिए अब आप हिंट डालेंगे लाइसोसोम। हाँ बेटा, तो लाइसोसोम्स क्या है? सबसे पहली बात, ये एक डाइजेस्टिव बॉडी है। यही एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डाइजेस्टिव बॉडी मतलब सेल के अंदर ये पाचन का काम करता है। क्या करता है? पाचन। ये एक ऐसा कोशिकांग है जो क्या करता है? पचा देता है, चीजों को क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है। बात की जाए इसकी साइज की, तो लाइसोसोम की जो साइज होती है बेटा, वो होती है कितनी? 0.23 माइक्रोन से लेकर 0.5 माइक्रोन। साइज तो बहुत जरूरी है याद करना। ठीक है ना? लाइसोसोम्स कहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं? प्रेजेंट मोर मतलब ज्यादा पाए जाते हैं। कहाँ पर? इन एनिमल सेल, मतलब जंतु कोशिका में ये ज्यादा पाए जाते हैं, प्लांट सेल में कम पाए जाते हैं, एनिमल सेल में ये ज्यादा पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। प्रेजेंट प्रेजेंट मोर कहाँ पर? इन एनिमल सेल, यानी एनिमल सेल में लाइसोसोम्स ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। प्लांट सेल की तुलना में लाइसोसोम एनिमल सेल में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है ना? बात की जाए इसकी डिस्कवरी, किसने डिस्कवर किया था? तो बेटा डिस्कवरी के लिए यहाँ पे आपको याद रखना है, साइंटिस्ट का नाम है पी मैटिल। पी मैटिल, MATILE, मैटिल। ठीक है ना? तो पी मैटिल ने जो है इसको न्यूरोस्पोरा
न्यूरोस्पोरा, ये क्या है? न्यूरोस्पोरा क्या है? फंजाई है। न्यूरोस्पोरा क्या है? फंजाई है। तो न्यूरोस्पोरा फंजाई में खोजा, ठीक है। पी मैटिल ने क्या किया? न्यूरोस्पोरा फंजाई में खोज की। किसकी? लाइसोसोम की। याद रहेगा, लाइसोसोम की खोज कहाँ हुई? वो हुई न्यूरोस्पोरा फंजाई के अंदर, पी मैटिल ने किया था। डी डुबे ने भी इसको डिस्कवर किया था, ठीक है ना, एनिमल में। किसने? डी डुबे। डी डी डुबे। डी डुबे ने भी इसको डिस्कवर किया था, ये भी आपको याद रखना है। अलग अलग जगहों पर इसको डिस्कवर किया गया था, ठीक है ना। तो ये दोनों साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं। पी मेटाइल ने इसको प्लांट के अंदर यानी न्यूरोस्पोरा फंजाई में भी डिस्कवर किया था, ठीक है ना। और इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग इसको कहते हैं, SUICIDAL, ठीक है ना। इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है, यानी कोशिका की आत्महत्या की थैली या कोशिका की आत्मघाती थैली भी इसको कहते हैं। किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सुसाइडल बैग वाला, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, ये तो लाइसोसोम की शुरुआत, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हो गया बेटा, ठीक है ना। अब इसका भी जरा अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर से पहले कुछ और एक दो बात बता दूं मैं आपको। देखो बेटा, लिख लो मेरे साथ में, लाइसोसोम, लाइसोसोम को स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी प्रदान करने वाले, स्टेबिलिटी प्रदान करने वाले सबस्टेंस यानी पदार्थ, लाइसोसोम को स्टेबिलिटी प्रदान करने वाले सबस्टेंसेस को क्या बोलते हैं? स्टेबिलाइजर कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? याद रहेगा ना, बहुत आसान है। स्टेबिलाइजर, STABIBIBLIZER, स्टेबिलाइजर्स, ठीक है ना, स्टेबिलाइजर्स कहते हैं। तो लाइसोसोम को स्टेबिलिटी प्रदान करने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? उन पदार्थों को क्या बोलते हैं? स्टेबिलाइजर्स कहते हैं, ठीक है ना। जैसे इसका एक एग्जांपल हो गया क्या? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये एक स्टेबिलाइजर है, CHOLESTROL, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक स्टेबिलाइजर। एक पॉइंट आपका ये इंपॉर्टेंट था, और एक और पॉइंट कि लाइसोसोम, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन है ना, सारे सिंगल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गन आज हम लोग पढ़ रहे हैं। लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को फटने के लिए, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को फटने के लिए, फटने के लिए प्रेरित करने वाले, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, लाइसोसोम्स की मेम्ब्रेन को फटने के लिए प्रेरित करने वाले सबस्टेंसेस, सब लोग इस पॉइंट को लिखिए, सबस्टेंसेस, और लिखने के बाद इसको प्लीज रिवाइज जरूर करिएगा सबस्टेंसेस को, वरना ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आप लोग मिस कर दोगे। सबस्टेंसेस को लेबिलाइजर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेबिलाइजर्स। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, लेबिलाइजर्स, ठीक है ना, LABILIZERS, लेबिलाइजर्स कहते हैं। याद हो गया? क्या बोलते हैं? लेबिलाइजर्स कहते हैं, मतलब कि लाइसोसोम को प्रेरित करता है कि उसकी मेम्ब्रेन क्या होता है? फट जाए। तो लाइसोसोम्स की मेम्ब्रेन को फटने के लिए प्रेरित करने वाले सबस्टेंसेस को क्या बोला जाता है? लेबिलाइजर्स कहा जाता है, ठीक है ना। अब इसका भी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। चलिए, इसका जो एग्जांपल हो जाएगा लेबिलाइजर्स का, वो आपका हो जाएगा विटामिन, विटामिन ए, ठीक है ना, और विटामिन डी, विटामिन ई, और विटामिन के, ADEK, और साथ साथ कुछ और भी चीजें जैसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है ना, प्रोजेस्टेरॉन, 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 टेस्टोस्टेरॉन,
ये सब हार्मोन है ना, मेल और फीमेल के, टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। तो बेटा ये सारे लेबिलाइजर्स हैं, ये सारे वो पदार्थ हैं, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सारे वो चीज़ें हैं जो लेबिलाइजर्स कहलाते हैं, क्योंकि ये लाइसोसोम्स की मेम्ब्रेन को फटने के लिए प्रेरित करने वाले पदार्थ होते हैं। बहुत अच्छे से दिमाग में याद रखना एग्जाम्पल सारे, और इसका मतलब भी समझे रहना जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से दिमाग में घुसा लो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बच्चों को पता ही नहीं होता है ये सारी चीज़ें, और उनको बुक में ये सारी चीज़ें मिलती नहीं है, और शायद वो पढ़े भी नहीं होते, कभी उनको कोई बताया भी नहीं होता है। ठीक है ना? और आप लोग अपनी लाइफ में लाइसोसोम बहुत पढ़े होते हैं, बट रियल में ये सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता ही नहीं होता, और बाकी आप लोग सारा कुछ पढ़े रहते हैं जो आपके काम का नहीं होता है। तो सबस्टेंसेस को क्या बोलते हैं? लेबिलाइजर्स कहते हैं। ये एक पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना? और इससे पहला वाला जो पॉइंट मैंने बोला कि लाइसोसोम को स्टेबल बनाए रखने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं? स्टेबलाइजर्स कहते हैं। वो तो बहुत आसान है, उसका नाम ही स्टेबलाइज, और उसका एग्जाम्पल भी आप लोग को याद हो गया होगा, कोलेस्ट्रॉल। और इसका भी एग्जाम्पल अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, चलिए। तो इतना तो मैंने आप लोग को पढ़ा दिया लाइसोसोम के बारे में अभी शुरू में। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि लाइसोसोम क्या डाइजेस्टिव बॉडी है ना, तो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या भरे रहते हैं? एंजाइम्स भरे रहते हैं। लाइसोसोम्स के अंदर क्या भरे रहते हैं? एंजाइम्स। तो कौन कौन से एंजाइम्स लाइसोसोम के अंदर होते हैं? कुछ प्रमुख एंजाइम्स कौन कौन से हैं? तो अगली हमारी जो हेडिंग पड़ेगी वो पड़ेगी लाइसोसोम्स के। चलिए मेरे साथ में लिखिए, आप सभी नोट करिए। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज आप नोट करिएगा। लाइसोसोम्स के एंजाइम। तो बेटा कुछ प्रमुख एंजाइम जो लाइसोसोम्स के अंदर होते हैं, इनके नाम आप सबको याद होने चाहिए। ये अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, नेट में भी आते हैं और तमाम तमाम एंट्रेंस एग्जाम में आता है। तो सबसे पहला आपका हो जाएगा एसिड, एसिड, एसिड राइबोन्यूक्लियेज, एसिड राइबो न्यूक्लियेज, ये आपका पहला एंजाइम हो गया। याद हो गया नाम इसका? या नाम याद करिए। दूसरा प्रोटीएज, प्रोटीएज, ठीक है ना, प्रोटीएज। और तीसरा आपका जो हो जाएगा प्रोटीएजेस के बाद तीसरा जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सल्फेटेज, सल्फेटेज, SULPHATASES, सल्फेटेजेस, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेजेस, कार्बो, ये सारे क्या है? एंजाइम्स है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, ठीक है ना। और एक और लाइपेजेस, लाइपेजेस। अच्छा बेटा ये सारे मुख्य एंजाइम हैं, कौन कौन से? एसिड राइबोन्यूक्लियेज, प्रोटीएज, सल्फेटेज, सल्फेटेजेस, कार्बोहाइड्रेजेस और लाइपेज। अच्छा ये ध्यान रखना कि ये जितने भी एंजाइम्स हैं, ये जितने भी एंजाइम्स हैं ना, ये सारे एंजाइम्स लाइसोसोम्स के अंदर हैं, और ये एसिडिक पीएच पर, अम्लीय पीएच मान पर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच मतलब कितना? 5.05, ठीक है ना। ये एसिडिक पीएच यानी 5.0 पर काम करते हैं। ये सारे एंजाइम कितने पीएच मान पे काम करते हैं? 5, यानी अम्लीय पीएच मान है ना 5, तो ये एसिडिक पीएच 5.0 पर काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए इन सारे एंजाइम्स के बारे में कि ये सारे एंजाइम्स एसिडिक पीएच पर काम करते हैं। चलिए अब एक पॉइंट और मैं आपको पढ़ाऊं लाइसोसोम के बारे में, क्योंकि ये भी एक बहुत जरूरी चीज है कि बेटा लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स एक एक पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलीमॉर्फिक मतलब बहुरूपी, बहुरूपता, पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल है। इसके रूप बदलते रहते हैं, इसीलिए इसको पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल भी बोला जाता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल ऑर्गेनेल है। कौन है बेटा पॉलीमॉर्फिक? पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं, ठीक है ना। लाइसोसोम एक बहुरूपी, बहुरूपता प्रदर्शित करने वाला सेल ऑर्गेनेल है, तो पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइसोसोम जो होता है ना वो कई प्रकार का होता है, कई तरह का होता है। अच्छा कितनी तरह का होता है लाइसोसोम? अब मैं ये भी आपको बता देता हूँ।
चलिए आप लोग मेरे साथ में नोट करिएगा, मैं सारा आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहली बात, कितनी तरह का लाइसोसोम होता है। तो सबसे पहला जो लाइसोसोम आपका होता है, क्योंकि ये पॉलीमॉर्फिक कंडीशन शो करता है ना, तो सबसे पहला जो होता है उसको आप बोलते हो प्राइमरी लाइसोसोम। थोड़ा थोड़ा फर्क है, अब कितना आसान है आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम। अच्छा, प्राइमरी लाइसोसोम क्या करेगा, इसमें क्या होता है, इसमें इसमें केवल केवल क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, बहुत बहुत आसान है, अभी देखिएगा समझ में आ जाएगा। केवल क्या होते हैं इसमें, जब लाइसोसोम के अंदर केवल पाचक एंजाइम भरे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। केवल क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। याद हो गया। तो जब लाइसोसोम में केवल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं, ठीक है ना बेटा। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आपका सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम, अच्छा बेटा, सेकेंडरी लाइसोसोम का एक और नाम है, ठीक है। सेकेंडरी लाइसोसोम का एक दूसरा नाम क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं हेट्रोफैगोसोम। क्या बोलते हैं, हेट्रोफैगोसोम, HETERO, हेट्रोफैगोसोम, इसी का नाम है, ठीक है ना। तो आप ये भी याद रखेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम को हेट्रोफैगोसोम भी कहा जाता है, ठीक है ना, ये इसी का नाम है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें आपका डाइजेस्टिव एंजाइम तो होते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ साथ फूड भी आ जाता है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम प्लस फूड, मतलब इसमें भोजन भी आ गया, जिसका पाचन होगा वो भी आ गया। सेकेंडरी लाइसोसोम में पाचक पाचक एंजाइम और प्लस भोजन जिसका पाचन होगा, ठीक है ना, फूड और डाइजेस्टिव दोनों आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम में केवल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं और सेकेंडरी लाइसोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम और प्लस क्या होता है, भोजन भी होता है, फूड भी होता है। तो फूड भी जब आ जाएगा, जिसका पाचन होगा, जिसका डाइजेशन करेंगे वो डाइजेस्टिव एंजाइम, तो ये दोनों चीजें जब आ जाएंगी तब उस लाइसोसोम को आप क्या बोलते हो, सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हो। तीसरा जो आपका लाइसोसोम हो जाएगा बेटा, उसको आप बोलते हो रेसिड्यूअल। क्या बोलते हो, रेसिड्यूअल बॉडी, रेसिडुअल, रेसिडुअल बॉडी। अच्छा, रेसिडुअल बॉडी क्या होता है, रेसिडुअल बॉडी भी लाइसोसोम का एक रूप है, ठीक है ना, एक प्रकार है। रेसिडुअल बॉडी में क्या होता है कि केवल और केवल क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है। क्या होता है, ओनली कंसिस्ट, कंसिस्ट ओनली ओनली अनडाइजेस्टेड फूड, जो भोजन पचने से रह जाता है, जो पच नहीं पाता है, वही इसमें केवल होता है। तो जब अनडाइजेस्टेड फूड लाइसोसोम के अंदर देखा जाता है तो उसको आप बोलते हो, उस लाइसोसोम को आप क्या बोलते हो, रेसिडुअल बॉडी बोलते हो। और लास्ट में एक और प्रकार, क्योंकि ये बहुरूपता प्रदर्शित करता है लाइसोसोम, देखिए मैंने 4 प्रकार का आपको बता रहा हूँ मैं। लास्ट जो है वो है ऑटोफैजिक, ऑटोफैजिक, ऑटोफैजिक लाइसोसोम, AUTOPHAGIC, ऑटोफैजिक वैक्यूल भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना, ऑटोफैजिक वैक्यूल। तो ऑटोफैजिक वैक्यूल या ऑटोफैजिक लाइसोसोम क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ऐसा लाइसोसोम, ऐसा लाइसोसोम, लाइसोसोम जिसमें 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 सेल के कंपोनेंट, सेल के कंपोनेंट मतलब जान रहे हैं, सेल के और जो दूसरे भाग होते हैं, सेल के साइड, सेल के अंदर जो दूसरे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और जो दूसरे जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा लाइसोसोम जिसमें सेल के कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स जैसे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ईटीसी एक्सेट्रा पाए जाते हैं। तो इस लाइसोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, कोई सेल का कंपोनेंट पाया जाता है और ये उसका क्या कर रहा होता है, डाइजेशन कर रहा होता है, ये इसको खत्म कर रहा होता है, उसका पाचन कर रहा, अपघटन कर रहा होता है। तो ऐसा लाइसोसोम जिसमें सेल के कंपोनेंट जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है ना। एवं एवं लाइसोसोम, और लाइसोसोम लाइसोसोम उनका अपघटन कर दे, लाइसोसोम क्या कर दे, उनका
उनका क्या करते, अपघटन करते। ठीक है ना, अपघटन मतलब लिसिस, उसको खत्म कर दे, डाइजेस्ट कर दे, तोड़ के खत्म कर दे, नष्ट करते, इसीलिए तो इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्योंकि लाइसोसोम क्या करता है, कभी कभी सेल के अपने कंपोनेंट्स को ही क्या कर देता है, अपघटित कर देता है। तो सेल के अपने ही कंपोनेंट्स को जब अपघटित कर देगा तो इसलिए सेल क्या हो जाएगी, सेल की डेथ हो जाएगी, सेल खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसीलिए यही यहाँ पे लिखा जाए। तो ऐसे लाइसोसोम को आप क्या बोलोगे, ऑटोफैजिक, ऑटो मतलब खुद से भक्षण करना। तो ऑटोफैजिक लाइसोसोम क्या करता है, सेल के कंपोनेंट जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और जो दूसरे कंपोनेंट्स होते हैं, दूसरे जो अन्य दूसरे संरचनाएं सेल के अंदर होती हैं, जो मैं आपको इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ, इन सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, सेल कंपोनेंट्स हैं, उनका अगर अपघटन कर दे रहा है तो ऐसे लाइसोसोम को आप क्या बोलते हो, ऑटोफैजिक लाइसोसोम कहते हो। चलिए लास्ट में मैं आपको लाइसोसोम्स के फंक्शन पढ़ा देता हूँ थोड़े से। तो लाइसोसोम का बेटा फंक्शन क्या हो जाएगा, बेटा सबसे पहले तो लाइसोसोम के फंक्शन की अगर बात की जाए तो मैंने यहाँ पे हिंट डाल दिया, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम के फंक्शन, कार्य। चलिए सबसे पहला कुछ कार्य हैं जो बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला माइटोसिस, माइटोसिस आप जानते हो ना, समसूत्री विभाजन, आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगा ये वाला आपको, सेल डिवीजन वाला, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, आप लोग पहले पढ़े भी होंगे। तो माइटोसिस को स्टार्ट करना, तो लाइसोसोम का सबसे पहला काम क्या हो गया, माइटोसिस को क्या करना, सेल डिवीजन की प्रक्रिया में समसूत्री विभाजन को क्या करना, प्रारंभ करना। याद हो गया, कौन सा सेल ऑर्गेनल माइटोसिस को स्टार्ट करता है, लाइसोसोम। ठीक है ना, दूसरा आपका जो फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दूसरा आपका फंक्शन हो जाएगा कि एक्सटर्नल डाइजेशन। एक्सटर्नल मतलब कि कोशिका के जो बाह्य पदार्थ हैं, बाहर सेल के बाहर के पदार्थ हैं, उनका पाचन करना, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल डाइजेशन मतलब कि जो बाह्य पदार्थों का पाचन, सेल के बाहर जो पदार्थ हैं, बाह्य पदार्थों का पाचन, बाहर से जो पदार्थ आएंगे उनका ये क्या करेगा, पाचन करेगा, बाह्य पदार्थों का पाचन। ठीक है, तीसरा बेटा जो फंक्शन हो जाएगा डेट इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर पाचन करना। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के भीतर, कोशिका के अंदर, डाइजेशन मतलब पाचन। बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इन सब में क्या होता है, लाइसोसोम क्या करता है, डाइजेशन का काम करता है सेल के अंदर। तो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, ठीक है ना, अंतराकोशिकीय पाचन, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतराकोशिकीय, अंतरा मतलब भीतर, कोशिकीय मतलब कोशिका के, तो अंतराकोशिकीय पाचन, सेल के अंदर पदार्थों का क्या करना, पाचन करना। एक तो बाह्य पदार्थों का पाचन करना था, एक सेल के अंदर पदार्थों का पाचन करना। ठीक है ना, और नेक्स्ट जो फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेल्यूलर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर सेल के बाहर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन भी ये करता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, याद रहेगा। और लास्ट में ऑटोलिसिस, ऑटोलिसिस मतलब ये खुद को ही क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, सेल को ही पूरी क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। क्या बोलते हैं, ऑटोलिसिस, तभी तो इसको बोलते हैं ना सुसाइडल बैग। तो ऑटोलिसिस मतलब, ऑटो मतलब स्वयं से, लिसिस मतलब अपघटन कर देना, समाप्त कर देना। तो सेल के दूसरे कंपोनेंट्स को क्या कर देता है, जब ये ऑटोफैजिक वैक्यूल की फॉर्म में आ जाता है। तो ऑटोफैजिक वैक्यूल की फॉर्म में मैंने अभी आपको पढ़ाया कि ये सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, उनको क्या कर देता है, अपघटन कर देता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, ऑटोलिसिस बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब तक मैंने आपको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में 3 सेल ऑर्गेनल पढ़ा दिए आज के लेक्चर में। पहला मैंने आपको पढ़ाया आज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया क्या, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया गॉल्जी बॉडी, और उसके बाद फिर मैंने आपको पढ़ाया लाइसोसोम। एक सेल ऑर्गेनल और आपका बच रहा है बेटा, वो क्या है, वो है वैक्यूल। चलिए जल्दी से हम लोग वैक्यूल को भी खत्म कर देते हैं, बहुत छोटा सा है, थोड़ा सा और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और आप लोग को मैं वैक्यूल भी खत्म कर देता हूँ। ठीक है ना, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग एक नया सेल ऑर्गेनल, और उसका नाम क्या है, वैक्यूल। रिक्तिका सेल के अंदर होती है, प्लांट सेल में बड़े साइज की होती है, एनिमल सेल में छोटी छोटी होती है। इसको आप क्या बोलते हो, रिक्तिका। ठीक है, रिक्तिका। चलिए वैक्यूल को आप क्या बोलते हो, रिक्तिका भी बोलते हो। ठीक है, अच्छा
थोड़ा सा रितिका के बारे में कुछ पॉइंट्स आप मेरे साथ लिख लीजिए। सबसे पहला, प्लांट सेल का 90% पार्ट, वनस्पति कोशिका का 90% भाग क्या होता है? वैक्यूल होती है। तो वनस्पति कोशिका का 90% हिस्सा क्या होता है? वैक्यूल होती है। और एनिमल सेल में जो वैक्यूल होती है वो क्या होती है? वेरी स्मॉल साइज की होती है। वेरी स्मॉल साइज की क्या होती हैं? वैक्यूल्स होती है। वेरी स्मॉल साइज की वैक्यूल्स होती हैं। कहाँ पर? एनिमल सेल में। ठीक है ना। वैक्यूल्स के अंदर क्या होता है? तो वैक्यूल्स मतलब रिक्तिका है ना, एक थैली जैसी संरचना है। तो वैक्यूल कंसिस्ट क्या क्या कंसिस्ट करती हैं वैक्यूल्स? तो सबसे पहले तो वाटर, इसके अंदर पानी होता है, वाटर हो गया। दूसरा आपका इसमें सेल सैप होता है, इसके अंदर जो पदार्थ भरा होता है उसको क्या बोलते हो? सेल सैप बोलते हो। इसके अंदर उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होते हैं, वो भी इसके अंदर भरे होते हैं। सेल के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं ना, वो जाकर वैक्यूल में ही इकट्ठा हो जाते हैं। तो वैक्यूल के अंदर इसीलिए वेस्ट मटेरियल भी पाया जाता है, उत्सर्जी पदार्थ भी पाया जाता है। इसके अंदर कुछ एल्कलाइड्स होते हैं। एल्कलाइड्स क्या होते हैं? ये एल्कलाइड्स आपने पढ़ा होगा। एल्कलाइड्स जो होते हैं वो सल्फर कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं एल्कलाइड्स। ठीक है ना, ये भी पाए जाते हैं। और साथ साथ ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल भी जो है वो वैक्यूल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है ना। सल्फेट सल्फेट भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सल्फेट। तो ये सारी चीजें भी कहाँ होती हैं? वैक्यूल के अंदर होती हैं। ठीक है ना। तो वैक्यूल के अंदर क्या क्या है? सबसे पहले तो वाटर है। यहाँ पर। दूसरा आपका क्या है? सेल सैप है। तीसरा आपका उत्सर्जी पदार्थ है, यानी कि वेस्ट मटेरियल्स हैं। और चौथा आपका यहाँ पे एल्कलॉइड्स है और ऑर्गेनिक एसिड है, और साथ साथ जो है सल्फेट्स। ये सारी चीजें वैक्यूल्स के अंदर पाई जाती हैं। याद रहेगा आपको, भूलेंगे नहीं। अच्छा, वैक्यूल्स के अंदर पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। ठीक है ना। वैक्यूल्स के अंदर पिगमेंट्स भी होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगला जो पॉइंट है वो है एंथोसाइनिन। जैसे एक पिगमेंट होता है एंथोसाइनिन, आपने सुना होगा। एंथोसाइनिन पिगमेंट, ये एक वर्णक है, एंथोसाइनिन पिगमेंट। ठीक है ना। और एक और होता है, उसको बोलते हैं एंथोक्लोर। एंथोक्लोर, ANTHOCLOR, एंथोक्लोर पिगमेंट। एंथोक्लोर पिगमेंट। तो बेटा यहाँ पर एंथोसाइनिन पिगमेंट और एंथोक्लोर पिगमेंट भी वैक्यूल के अंदर पाया जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर जो ये एंथोसाइनिन पिगमेंट है ना, ये आपका क्या करता है? ये बैगनी रंग देता है। कौन सा कलर? बैगनी। ये बैगनी वर्णक है। क्या है? बैगनी वर्णक है। ठीक है ना, याद रहेगा। और जो ये एंथोक्लोर पिगमेंट है, ये कैसा है? ये पीला है, येलो कलर का। ये पीला पिगमेंट है, येलो पिगमेंट है, येलो वर्णक है, पीला वर्णक है। पीला वर्णक मतलब येलो पिगमेंट, येलो पिगमेंट। ठीक है ना। और ये वॉयलेट, वॉयलेट कलर देता है, वॉयलेट पिगमेंट। नहीं, इन सारे कलर से इनका संबंध होता है। तो वैक्यूल्स के अंदर देखिए क्या क्या चीजें, वाटर है, सेलसैप है, उत्सर्जी पदार्थ है, एल्कलॉइड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, सल्फेट्स हैं, एंथोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है, एंथोक्लोर पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं, नोट में मैं लिखवा देता हूँ आपको, कि जो प्रोटिस्टा होते हैं ना, प्रोटिस्टा आप जानते हो ना, प्रोटिस्टा मतलब जो जैसे प्रोटोजोआ हो गया। तो नोट में मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, नोट में, कि प्रोटिस्टा में गैस वैक्यूल, देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, गैस वैक्यूल्स भी पाई जाती हैं। याद रहेगा, प्रोटिस्टा में क्या पाई जाती हैं? गैस वैक्यूल्स भी पाई जाती पाई जाती हैं। ठीक है ना।
और अमीबा में ये देखिए कितना, ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। अमीबा में क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील रिक्तिका, आपने पढ़ा होगा शायद, आगे आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। ये 2 पॉइंट्स आपको याद रहेंगे ना, कि प्रोटिस्टा में क्या होते हैं? गैस वैक्यूल्स पाई जाती हैं, और अमीबा में एक खास तरह की वैक्यूल होती है जिसको क्या बोलते हो? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हो। तो ये दोनों वैक्यूल भी आपको याद रहेंगी। कौन कौन सी? गैस वैक्यूल कहाँ पाई जाती है? प्रोटिस्टा में पाई जाती है, और अमीबा में क्या पाई जाती है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। दोनों आपको याद रखना है, ठीक है ना बच्चों? ये दोनों आपको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? तो वैक्यूल्स के बारे में इतना तो मैंने बता दिया, ठीक है? लास्ट स्लाइड में मैं आपको वैक्यूल के बारे में 2-3 बातें और नोट करवा देता हूँ, ये भी लिख लीजिए, ये सब भी जरूरी है। तो एक पॉइंट लिखिए कि वैक्यूल के कारण, वैक्यूल के कारण न्यूक्लियस और मतलब केंद्रक और साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, वैक्यूल्स के कारण न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म कहाँ आ जाते हैं? परिधि पर आ जाते हैं, किनारे आ जाते हैं, परिधि पर आ जाते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल एकदम बीच में ही पाई जाती है। इसी की वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है, वो किनारे खिसक जाता है, परिधि पर आ जाते हैं, ठीक है ना? और जब परिधि पे आ जाते हैं तो जो परिधीय परिधीय कोशिका द्रव्य होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, परिधीय कोशिका द्रव्य मतलब जो किनारे पर साइटोप्लाज्म आ जाता है ना, उसी को पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, ठीक है ना? पेरिफेरल साइटोप्लाज्म जो इसको बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हो? पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। तो जो परिधीय साइटोप्लाज्म होता है ना, इसको आप पेरिफेरल साइटोप्लाज्म कहते हो ना, इसको इसको और क्या बोलते हैं? इसका बहुत अच्छा नाम है, इसको बोलते हैं प्रीमोर्डियल यूट्रिकल। क्या बोलते हैं बेटा? प्रीमोर्डियल। देखिए स्पेलिंग, PRIMORGIAL, प्रीमोर्डियल यूट्रिकल, UTRICLE, ठीक है ना? प्रीमोर्डियल यूट्रिकल कहते हैं। तो परिधि, जब किनारे जब साइटोप्लाज्म में जाता है तो उसको आप क्या बोलते हो? उसका नाम क्या है? प्रीमोर्डियल यूट्रिकल। ये आपको मिलेगा आगे, तो प्रीमोर्डियल यूट्रिकल भी कहते हैं, ठीक है ना? अच्छा, एक बात और, कि वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना? वैक्यूल की मेम्ब्रेन, वैक्यूल चारों तरफ से सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है ना, तो वैक्यूल क्या है? कि जो सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है, उसका आपने नाम पहले से आप लोग जानते हो, उसको आप लोग बोलते हो टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हो? टोनोप्लास्ट। मैंने ऑलरेडी डीपीपी में इस क्वेश्चन दिया हुआ था आपको, टोनोप्लास्ट आप उसको कहते हो। और ये जो टोनोप्लास्ट होती है ना, ये सेलेक्टिव परमिएबल होती है। कैसी होती है? सेल मेम्ब्रेन की तरह। कैसी? सेलेक्टिव सेलेक्टिव परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल। ये भी आपको याद रखना है कि टोनोप्लास्ट कैसी होती है? सेलेक्टिव परमिएबल होती है, याद रहेगा। चलिए, सेलेक्टिव परमिएबल होती है, ठीक है ना? अब कुछ पॉइंट्स और, कि टोनोप्लास्ट के द्वारा पदार्थों का टोनोप्लास्ट के द्वारा पदार्थों का अभिगमन मतलब गति करना, जाना, ठीक? टोनोप्लास्ट के द्वारा क्या होगा? पदार्थ आएंगे जाएंगे ना, वैक्यूल से बाहर आएंगे साइटोप्लाज्म में, या साइटोप्लाज्म से अंदर जाएंगे वैक्यूल में, तो वही लिखवा देंगे, टोनोप्लास्ट के द्वारा पदार्थों का जो अभिगमन है वो कैसे होता है? वो होता है सांद्रता विभव, यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सांद्रता विभव के विपरीत होता है, सांद्रता विभव के विपरीत होता है, याद हो जाएगा, सांद्रता विभव के विपरीत होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? टोनोप्लास्ट के द्वारा पदार्थों का अभिगमन कैसे होता है? सांद्रता विभव के विपरीत होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ, ठीक है ना? विपरीत लिखा है ना, तो कम सांद्रता से मतलब पदार्थ जिधर ज्यादा रहते हैं उस तरफ से वो, ठीक है ना,
उस ओर गति नहीं करते जिस तरफ कम रहते हैं, बल्कि जिस तरफ कम रहते हैं उस तरफ से वो उस ओर गति करते हैं जिधर वो ज्यादा रहते हैं। ठीक है ना, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है ना, उनकी गति कैसे होती है पदार्थों की, टोनोप्लास्ट के थ्रू जो गति होती है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा, इसको आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ये कर दिया। तो अधिगमन अभिगमन सांद्रता यानी कि गति की जो सांद्रता है वो विभव के विपरीत, सांद्रता विभव के विपरीत होती है। पदार्थों का अभिगमन मतलब टोनोप्लास्ट के थ्रू जो सबस्टेंसेस अंदर बाहर जाएंगे वैक्यूल से साइटोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म से वैक्यूल में, तो हमेशा वो कम से अधिक की तरफ सांद्रता की तरफ ही वो गति करेंगे, यही यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये तो इतनी बात आपकी हो गई। ठीक है ना, और लास्ट में एक पॉइंट और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ कि जो वैक्यूल सेल में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट परासरण संबंधों मतलब ऑस्मोटिक रिलेशनशिप। परासरण संबंधों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक रिलेशनशिप। याद हो गया, ऑस्मोटिक रिलेशनशिप परासरण संबंधों यानी ऑस्मोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, को क्या करती है, मेंटेन करती है, मतलब बनाए रखती है। मेंटेन करना मतलब बनाए रखना, मेंटेन। तो वैक्यूल क्या करती है, सेल में परासरण संबंधों को क्या करती है, मेंटेन करती है। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आप सब लोग इस सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से दिमाग में रिवाइज करेंगे, भूलेंगे नहीं प्लीज़ ये सारी चीज़ें। ठीक है ना, तो एक पॉइंट नोट में मैं आपको लिखवा देता हूँ लास्ट में जाते जाते। नोट में ये लिखना है आप लोगों को कि बेटा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उससे क्या बना, गोल्जी बॉडी बना। ये तो आपको पता चल गया, गोल्जी बॉडी किससे बना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और गोल्जी बॉडी से क्या बना, लाइसोसोम बना। गोल्जी बॉडी से क्या बना, लाइसोसोम बना। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको याद रहेगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी बना और गोल्जी बॉडी से क्या बना, लाइसोसोम बना। ठीक है ना, और यहाँ पर एक पॉइंट है कि जो गोल्जी बॉडी होता है, गोल्जी बॉडी उसमें जो है बडिंग के द्वारा लाइसोसोम बनता है। गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम कैसे बनता है, बडिंग के द्वारा। तो ये भी याद रखेंगे यहाँ पर कि गोल्जी बॉडी में बडिंग के द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ये कुछ नोट में एक्स्ट्रा पॉइंट था, मैं ऐड करवा दिया लास्ट में। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम खत्म हो रहा है, तो गोल्जी बॉडी में बडिंग के द्वारा क्या बनता है, लाइसोसोम बनता है, प्राइमरी लाइसोसोम बनता है, प्राइमरी लाइसोसोम बनता है। ठीक है ना, लाइसोसोम बनता है। ठीक है ना, तो गोल्जी बॉडी में बडिंग के द्वारा क्या बनता है, प्राइमरी लाइसोसोम बनता है। समझ में आ गई बात ना, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना, तो गोल्जी बॉडी की जो सिस्टर्नी होती है उसमें बडिंग के द्वारा प्राइमरी लाइसोसोम बनता है। ये भी जरूरी बात थी, तो मैंने इसीलिए इसको आप लोगों को नोट करवा दिया। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट। चलिए, इसको मैंने ऐसे हाईलाइट कर दिया ताकि आप लोग इसको एक बार देख लेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा कि गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम किस प्रक्रिया द्वारा बनता है, बडिंग मुकुलन के द्वारा बनता है। ठीक है ना, और ऊपर वाली जो लाइन थी कि कैसे कौन बनता है, सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बनता है, गोल्जी बॉडी बनता है और गोल्जी बॉडी से फिर क्या बनता है, लाइसोसोम बनता है। ठीक है ना, ये भी आपको याद होना चाहिए। बाकी तो सारा मैंने आपको पढ़ा दिया। चारों के चारों जो सेल ऑर्गेनेल्स थे कौन कौन से थे, सबसे पहला आपका क्या था, सबसे पहला आपका था बेटा, सबसे पहला जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सेल ऑर्गेनेल था वो आपका था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद फिर क्या था, गोल्जी बॉडी था और गोल्जी बॉडी के बाद लाइसोसोम और लाइसोसोम के बाद वैक्यूल। एक एक करके मैंने चारों पढ़ा दिए, बहुत अच्छे से पढ़ा दिए आपको। सारा जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे सारा मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। ठीक है ना, तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में हम लोग किसी और सेल ऑर्गेनेल के बारे में स्टडी करेंगे।